हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जोशी आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं उत्तराखंड विषय से संबंधित पार्ट 4 के रूप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूं और इस टॉपिक का नाम है उत्तराखंड में जैव विविधता क्षेत्र पार्ट 4 के रूप में। उत्तराखंड में जो जैव विविधता का टॉपिक है दोस्तों, इसमें पार्ट 3 जो है हमारी ऑलरेडी पहले वीडियो इसकी आ चुकी है और आज मैं इसमें जो अपनी आखिरी वीडियो है पार्ट 4 के रूप में उत्तराखंड में जैव विविधता की वीडियो को लेकर आ रहा हूं। इस पार्ट 4 में हम क्या कवर करने वाले हैं उत्तराखंड की जैव विविधता से संबंधित। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसमें उत्तराखंड में संरक्षित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। उत्तराखंड में संरक्षित क्षेत्र के अलावा हम लोग इसी के अंतर्गत जैव आरक्षित क्षेत्र पढ़ेंगे। जैव आरक्षित क्षेत्र के बाद हम यहां पर उच्च स्थलीय प्राणी शोध संस्थान को जानेंगे और हाल ही में सुर्खियों में रहे आसन राम क्षेत्र, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा यहीं पर हिम तेंदुआ संरक्षण क्षेत्र पर भी चर्चा होगी। तो आज का जो उत्तराखंड जैव विविधता पार्ट 4 वीडियो है, इसमें हम इन टॉपिक को कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज के हम अपने इस वीडियो में इस टॉपिक को। सबसे पहले दोस्तों इसके अंतर्गत हमारी जो चर्चा होनी है उत्तराखंड में संरक्षित क्षेत्र पर होनी है। उत्तराखंड में जो संरक्षित क्षेत्र है, एक तो आपको यह पता होना चाहिए कि संरक्षित क्षेत्र किसे कहा जाता है, आखिर में किन को संरक्षित क्षेत्र की श्रेणी में घोषित किया जाता है और उत्तराखंड में कुल कितने संरक्षित क्षेत्र हैं। उत्तराखंड में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र कौन सा है और सबसे छोटा संरक्षित क्षेत्र कौन सा है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि उत्तराखंड का सबसे पुराना संरक्षित क्षेत्र कौन सा है और सबसे नवीन संरक्षित क्षेत्र कौन सा है और फिर उनके अंतर्गत की जो अंदर की और डिटेल है वो भी हमें पता होनी चाहिए। यहां से प्रश्न बनता है और एक नंबर पक्का आता है। तो आइए चलिए जानते हैं उत्तराखंड में संरक्षित क्षेत्र को। मैंने यहां पर परिभाषा लिखी है कि आखिर में संरक्षित क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो यहां पर दोस्तों लिखा है कि ऐसे क्षेत्र जिसके प्राकृतिक, पर्यावरण अथवा सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए, यानी कि प्राकृतिक रूप से, इसके साथ साथ उसकी संस्कृति, सांस्कृतिक रूप से उस क्षेत्र को देखना है और साथ ही साथ उसके पर्यावरण को देखते हुए उसे संरक्षित किया जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों शामिल किया जाता है। और उत्तराखंड में अगर संरक्षित क्षेत्रों की बात की जाए तो वर्तमान में कुल हमारे पास 4 संरक्षित क्षेत्र है और ये जो 4 संरक्षित क्षेत्र है इनमें सबसे पहला आसन बर्ड संरक्षित क्षेत्र है। ये दोस्तों हमारा 2005 का है और देश का भी इसे पहला संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। अगर इसकी बात करें तो ये दोस्तों देहरादून में है। दूसरा फिर इसी तिथि को यानी कि 2005 में ही हमारा झिलमिल संरक्षित क्षेत्र है, ये 2005 का है और ये दोस्तों हरिद्वार जनपद में है। तीसरा संरक्षित क्षेत्र पवलगढ़ संरक्षित क्षेत्र है और ये 2012 और नैनीताल जनपद में है दोस्तों। अगला संरक्षित क्षेत्र भी नैना देवी संरक्षित क्षेत्र है, 2015 का है, ये सबसे नवीन वाला है और ये भी नैनीताल में है। यानी कि 2 नैनीताल में है और 2 हमारे देहरादून और हरिद्वार जिले में है। तो 4 कुल संरक्षित क्षेत्र हैं और इन्हीं 4 संरक्षित क्षेत्रों पर हम दोस्तों अभी चर्चा करनी है। तो पहला प्रश्न आपको याद रखना है जो यहीं से आपको देखने पर मिल रहा है कि उत्तराखंड का सबसे पुराना संरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे पुराना संरक्षित क्षेत्र हमारे पास दोस्तों आसन बर्ड संरक्षित क्षेत्र है। हालांकि दोनों 2005 के हैं लेकिन घोषणा सबसे पहले आसन बर्ड संरक्षित क्षेत्र की हुई थी। ऐसे में सबसे पुराना आसन बर्ड को ही संरक्षित क्षेत्र सबसे पुराना माना जाता है। अगर सबसे नया पूछें कि उत्तराखंड में सबसे नवीन संरक्षित क्षेत्र कौन सा है तो भाई कुल 4 है और ये जो चौथे नंबर का है नैना देवी संरक्षित क्षेत्र 2015, तो ये हमारा सबसे नवीन संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा यहीं से एक प्रश्न इस प्रकार का बनेगा कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से संरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे नया है कौन सा है, नैना देवी संरक्षित क्षेत्र 2015 में बना है, यही सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र भी है। अगर आप इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यहां पर देख लीजिए 111, 100 की रेंज में सिर्फ एकमात्र यही है चारों संरक्षित क्षेत्र में 111.9, या आप इसको कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 112 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है हमारा ये वाला संरक्षित क्षेत्र।
यहीं से अगर पूछे कि सबसे छोटा संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो दोस्तों जो सबसे पहला, देखो सबसे बड़ा यहां पर सबसे लास्ट वाला होगा और सबसे छोटा सबसे फर्स्ट वाला होगा। आसन बर्ड संरक्षित क्षेत्र मात्र 4.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, या आप कह सकते हैं 444 हेक्टेयर में हमारा आसन बर्ड संरक्षित क्षेत्र फैला हुआ है। तो ये कुछ मुख्य बातें मैंने आपको बताई उत्तराखंड में संरक्षित क्षेत्र से, कि सबसे नया कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। एक प्रश्न यहां से बनता है, इसलिए इसे क्लियर कर दीजिएगा अभी के अभी। तो आइए चलिए अब हम इसमें विस्तार से चर्चा करते हैं और इनके बारे में जानते हैं कि आखिर में क्या क्या खूबियां हैं हमारे इन संरक्षित क्षेत्रों की। इस क्रम में संरक्षित क्षेत्रों में तो सबसे पहले संरक्षित क्षेत्र में जाएंगे और सबसे पहला 2005 का है और वो हमारा आसन बर्ड संरक्षित क्षेत्र है। आसन बर्ड संरक्षित क्षेत्र में सबसे पहले चर्चा होगी इसकी स्थापना की, आखिर में कब इसे स्थापित किया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है 14 अगस्त सन 2005 को इसे आसन बर्ड संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया। अगर आपसे पूछे कि स्थिति यानी कि कहां पर है, तो दोस्तों आप याद रखेंगे ये देहरादून जनपद में है। आपसे यहीं पर पूछेगा कि क्षेत्रफल कितना है, तो 4.44 वर्ग किलोमीटर या 444 हेक्टेयर में फैला हुआ है हमारा ये संरक्षित क्षेत्र, और उत्तराखंड का सबसे पुराना संरक्षित क्षेत्र है और उत्तराखंड का सबसे छोटा संरक्षित क्षेत्र है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट आता है कि ये किस प्रभाग के अंतर्गत है। अगर आप देखोगे ये देहरादून जनपद के हमारे आसन वाले यानी कि विकासनगर कालसी वाले क्षेत्र में है। ऐसे में वहां पर कालसी संगठन कालसी प्रभाग भी है, लेकिन आपको याद रखना है ये चक्राता वन प्रभाग के अंतर्गत आता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि किस प्रभाग के अंतर्गत है, यानी कि चक्राता वन प्रभाग के अंतर्गत आता है हमारा ये वाला। और है कहां पर, तो देहरादून जिले के रामपुर मंडी क्षेत्र में ये दोस्तों पड़ता है। रामपुर मंडी क्षेत्र ये वही क्षेत्र है जहां पर शक्ति नहर यहां से गुजरती है और इसी रामपुर मंडी में शक्ति नहर में एक नदी संगम बनाती है जिसे आसन नदी या असमानवती के नाम से भी जाना जाता है। तो आसन नदी भी देख लीजिए, इसी के नाम पर पड़ा है आसन नदी। आसन बर्ड रिजर्व क्षेत्र है, आसन बैराज है और आसन हाल ही में हमारा अब आसन रामसर साइड में भी इसे जोड़ा गया। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अलग अलग तरीके से याद भी रखनी है। तो क्या बातें चल रही हैं आसन बर्ड संरक्षित क्षेत्र में। पहली बात कि उत्तराखंड का सबसे पुराना संरक्षित क्षेत्र है, उत्तराखंड का सबसे छोटा संरक्षित क्षेत्र है। स्थापित कब हुआ, तो 14 अगस्त 2005 को, और कहां पर है, देहरादून में है। मात्र 4.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। अब बात आती है इसके उद्घाटन की, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों 2005 का टाइम पीरियड है और उस समय हमारे जो भारत के राष्ट्रपति थे तो वो तत्कालीन राष्ट्रपति उस दौरान एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, और एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ही हमारे इस देश के पहले संरक्षित क्षेत्र यानी कि आसन बर्ड संरक्षित क्षेत्र का उद्घाटन भी किया गया था। अगली बात क्या याद रखनी है, अब यहां पर थोड़ा सा मैंने जोड़ा, देखो ये तो आसन बर्ड संरक्षित क्षेत्र की बात की जा रही है, यहीं पर हमारा आसन बैराज बना हुआ है। और ये जो आसन बैराज है इससे प्रश्न भी आ चुका है। तो दोस्तों आसन बैराज 1967 का है और इसी आसन बैराज का एक अन्य नाम है ढालीपुर झील। तो इसे ढालीपुर झील के नाम से भी जाना जाता है। अगर कभी आपसे देखो, क्योंकि पहले पूछे जा चुका है हाल ही में पेपर में कि आसन बैराज कब निर्मित हुआ, तो ये निर्मित हुआ 1967। अब आगे हो सकता है इस प्रकार से पूछे कि आसन बैराज की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों आप याद रखेंगे 287.5 मीटर लंबा हमारा आसन बैराज है और ढालीपुर झील के नाम से इसे जाना जाता है। इसके अलावा अब मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है कि ये जो आसन बर्ड संरक्षित क्षेत्र है, यहां पर प्रत्येक साल एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है, एक त्योहार मनाया जाता है, और ये त्योहार है वर्ल्ड वॉचिंग फेस्टिवल। वर्ल्ड वॉचिंग यानी कि पक्षियों को देखने का जो त्योहार है उसे हमारे इस वर्ल्ड संरक्षित क्षेत्र में मनाया जाता है। इसके अलावा मैंने लिखा है कि यह देश का पहला वर्ल्ड रिजर्व क्षेत्र भी है, इसे भी आप याद रखेंगे। साथ ही साथ अब मोस्ट इंपोर्टेंट कि भाई ये जो आसन बर्ड शब्द है यहां पर संरक्षण किसका किया जा रहा है, तो दोस्तों आप याद रखेंगे मैंने कुछ चीजें लिखी है। एक तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है सुखराव, सुखराव जिसे रूडी सेल्डेक के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हेरोन को यहां पर किया जाता है,
हेरोन के अलावा पर्पल हेरोन को भी संरक्षित किया जा रहा है, साथ ही साथ कॉमन कूट को किया जा रहा है, कॉमन पोचार्ड को किया जा रहा है और इंडियन पांडा को भी यहां पर संरक्षित किया जा रहा है। इसके अलावा ये जो जितने मैंने आपको दिखाए कुछ यहां पर बीच में पक्षियां, ये प्रवासी पक्षियां, बाहर की पक्षियां हैं। और दोस्तों आपने सुना होगा साइबेरियन पक्षी, जो हमारे साइबेरियन पक्षी है यानी कि साइबेरियन जगह है रशिया में, वहां से ये पक्षियां जो है यहां पर पहुंचती है। तो साइबेरियन पक्षियों के लिए ही स्पेशल जाना जाता है हमारे आसनवर्ट संरक्षित क्षेत्र को, और इन्हीं पक्षियों को यहां पर विशेष रूप से संरक्षित भी किया जा रहा है। तो ये रही हमारी इस समय बातें उत्तराखंड में जो सबसे पहला संरक्षित क्षेत्र था, सबसे पुराना संरक्षित क्षेत्र, सबसे छोटा संरक्षित क्षेत्र यानी कि आसन बर्ड संरक्षित क्षेत्र के बारे में। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 4 संरक्षित क्षेत्र हैं, दूसरे संरक्षित क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं और दूसरा हमारा है झिलमिल संरक्षित क्षेत्र। झिलमिल संरक्षित क्षेत्र में भी ज्यादा कुछ नहीं जानना है। पहली चीज तो यही जानेंगे कि आखिर में झिलमिल संरक्षित क्षेत्र को कब स्थापित किया गया और किस जनपद में स्थापित किया गया है और ये कुल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो दोस्तों हमारा जो पहला यानी कि आसन बर्ड रिजर्व क्षेत्र है तो इसे 2005 में और इसको भी 2005 में ही संरक्षित किया गया, तो इसकी स्थापना तो 2005 होगी। अगर पूछे कि हमारा झिलमिल संरक्षित क्षेत्र कहां पर है तो दोस्तों ये हमारा हरिद्वार में है। इसके अलावा आपको क्षेत्रफल याद रखना है तो 37.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है हमारा झिलमिल संरक्षित क्षेत्र। यहां पर भी पूछेगा, जैसे मैंने यहां पर कहा कि चक्रता वन प्रभाग के अंतर्गत आता है आसन बर्ड संरक्षित क्षेत्र, तो आपसे क्या पूछ लेगा कि जो झिलमिल संरक्षित क्षेत्र है ये किस वन प्रभाग के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों याद रखना है हरिद्वार वन प्रभाग के अंतर्गत तो आता है, लेकिन उसके अंतर्गत भी एक और है चिड़ियापुर वन रेंज। अगर तो पूछे वन प्रभाग तो आप याद रखेंगे कि हरिद्वार वन प्रभाग के अंतर्गत है। अगर रेंज पूछेगा तो आपको याद रखना है कि चिड़ियापुर वन रेंज में शामिल है हमारा दोस्तों झिलमिल संरक्षित क्षेत्र। इसके अलावा यहां पर मैंने कुछ इसके बारे में विशेषताएं लिखी है। आपको याद रखना है कि यह क्षेत्र गंगा तट के यानी कि बाईं तरफ है। वो आजकल ऐसे प्रश्न भी बन रहे हैं कि भाई गंगा के बाईं तरफ है, दाईं तरफ है, तो ये जो हमारा संरक्षित क्षेत्र है यानी कि झिलमिल संरक्षित क्षेत्र, हरिद्वार से गंगा गुजरती है और इसी गंगा के तट पर ये हमारा संरक्षित क्षेत्र है। तो गंगा के दाएं है या बाएं है तो आपको याद रखना है कि गंगा के बाएं तट पर है। और मोस्ट इंपोर्टेंट पूछेगा कि कौन सा NH गुजरता है इस संरक्षित क्षेत्र से, तो NH 74 हमारा इस क्षेत्र से गुजरता है। मैंने यातायात पर वीडियो बना दी है, वहां पर आप अच्छे से इसे पढ़ सकते हैं मेरे यातायात को भी। इसके बाद यह राजाजी पार्क से जुड़ा हुआ है। आपसे पूछेगा कि हमारा जो झिलमिल संरक्षित क्षेत्र है वो किस नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है। भाई हरिद्वार वाले क्षेत्र में राजाजी नेशनल पार्क फैला हुआ है, पहले पढ़ चुके हैं इसके पहले पार्ट में, तो ये वाला भी राजाजी नेशनल पार्क से जुड़ा है। और आपसे पूछेगा ये जो झिलमिल संरक्षित क्षेत्र है यहाँ पर दोस्तों झिलमिल नाम से एक झील भी है, और ये जो झील है ये बिल्कुल कटोरेनुमा आकृति की झील है झिलमिल संरक्षित क्षेत्र में। तो ये भी आपको याद रखना है कि राजाजी वाले से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर कटोरेनुमा आकार की झील भी बनी हुई है। इसके साथ साथ एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि चिड़ियापुर वन रेंज के अंतर्गत हमारा ये झिलमिल संरक्षण केंद्र बना है। तो आपको याद क्या रखना है कि इसी चिड़ियापुर में घायल पशुओं के लिए, मान लीजिए घायल पशु हो जाते हैं कहीं पर भी, तो जो घायल पशु है दोस्तों उन पशुओं के लिए वन्य जीव ट्रांजिट पुनर्वास केंद्र बनाया गया है। और आपको स्पेशली याद रखना है कि ये जो वन्य जीव ट्रांजिट पुनर्वास केंद्र है ये ज्यादातर जो हमारे गुलदार वगैरह हैं अगर ये घायल हो जाते हैं तो इनके संरक्षण के लिए स्पेशली ये बनाया गया या इनके इलाज के लिए स्पेशली यहाँ पर, तो कहाँ पर है ये भी याद रखना है, यानी कि हमारे झिलमिल संरक्षित क्षेत्र के चिड़ियापुर में बनाया गया। घायल पशुओं के लिए वन्य जीव ट्रांजिट पुनर्वास केंद्र भी बनाया गया है, स्पेशली गुलदार के लिए बनाया गया है। आ जाएगा प्रश्न किस प्रकार से आएगा कि भाई वन्य जीव ट्रांजिट पुनर्वास केंद्र कहां पर बनाया गया है, घायल, या पूछेगा किसके लिए बनाया गया है। तो एक तो याद रखना है स्पेशली गुलदार के लिए है, और दूसरा याद रखेंगे कि हरिद्वार में है और झिलमिल वाले केंद्र में है। झिलमिल वाले में भी कहां पर है, चिड़ियापुर वाले रेंज में है। क्लियर हो गया पॉइंट। इसके बाद
अगर पूछे वनस्पतियों से पूछेगा कि भाई किस प्रकार की वनस्पति हमारे झिलमिल आसनवर्ग क्षेत्र में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है यहां पर उष्ण देशीय और शुष्क एवं पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऐसा पूछता नहीं है, लेकिन अगर कभी पूछे तो ये वनस्पति भी याद रखेंगे। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, संरक्षण किसका किया जा रहा है, ये थोड़ा सा आपको समझना है। यहां पर संरक्षण में सबसे पहले मैंने लिखा है बारहसिंगा, जिसे स्विम्प डियर के नाम से जाना जाता है, बारहसिंगा। इसके अलावा मैंने यहां पर लिखा है चीतल, सांभर, बार्किंग डियर, यानी कि बार्किंग डियर जो भौंकने वाले हिरन होते हैं, हाथी, फॉग डियर। यहां पर दोस्तों जो बारहसिंगा है, आप एक चीज याद रखेंगे कि उत्तराखंड में ये एकमात्र है जहां पर बारहसिंगा को संरक्षित किया जा रहा है। और हमारे जो बारहसिंगा है ये ज्यादातर इस प्रकार के दलदली और तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसे में उत्तराखंड में सिर्फ और सिर्फ यहीं पर इनको संरक्षित किया जा रहा है। तो झिलमिल जो संरक्षित क्षेत्र है ये स्पेशली बारहसिंगों के संरक्षण के लिए भी जाना जाता है और एकमात्र है उत्तराखंड में जहां पर इनको स्पेशली संरक्षित किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है बारहसिंगा भी और स्विम डियर का भी आ सकता है, स्विम डियर इसकी प्रजाति है, इसको किया जाए। इसके अलावा दोस्तों क्योंकि 2005 में ये भी बना है तो आपको ये भी याद रखना है कि ये वाला भी संरक्षित क्षेत्र हमारे तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, इनके ही आदेश पर इसको भी संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। तो ये दोनों के दोनों हमारे संरक्षित क्षेत्र हो चुके हैं। पहला संरक्षित क्षेत्र था हमारा दोस्तों आसन बर्ड रिजर्व क्षेत्र वाला, जो 2005 में स्थापित हुआ है, और दूसरा भी 2005 में है झिलमिल संरक्षित क्षेत्र। एक हमारा देहरादून जनपद में है और दूसरा अभी हमने हरिद्वार में देखा। आइए बढ़ते हैं तीसरे संरक्षित क्षेत्र की ओर। हमारे पास तीसरा संरक्षित क्षेत्र है पवलगढ़ संरक्षित क्षेत्र, जो नैनीताल जनपद में है। इसमें भी स्थापना की अगर बात करें तो ये 2012 में स्थापित हुआ है। अब देखो 2005 के बाद सीधा 2012 में स्थापित हुआ है, तो 2012 में स्थापित है और नैनीताल जनपद में है। अगर पवलगढ़ का क्षेत्र पूछे तो ये भी छोटा है, आसन बर्ड वाले से थोड़ा सा बड़ा है। तो ये कितना है 5.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, जबकि आसन वाला 4.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो थोड़ा सा बड़ा है, इसे भी याद रख लेंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपसे राजमार्ग पूछेगा कि हमारा जो पवलगढ़ संरक्षित क्षेत्र है ये किस राजमार्ग पर है। तो दोस्तों नैनीताल में है, तो आप याद रखेंगे रामनगर हल्द्वानी जो हमारा राजमार्ग है उस पर पवलगढ़ संरक्षित क्षेत्र बना हुआ है। इसके साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पर कुछ नदियों का खेल भी आपको याद रखना है कि इस संरक्षित क्षेत्र के बीचों बीच से कौन सी नदी गुजरती है, इस क्षेत्र के पूरब में कौन सी नदी है और पश्चिम में कौन सी नदी है, और उन दो नदियों के बीच में है हमारा ये पवलगढ़ संरक्षित क्षेत्र। अगर पूछेगा पश्चिम में तो आपको याद रखना है, देखो इसके पश्चिम में कोसी नदी है और कोसी नदी दोस्तों रामगंगा की सहायक नदी है। तो पश्चिम में कोसी नदी है, पूर्व में बौर नदी है। याद रखना है कि हमारा जो पवलगढ़ संरक्षित क्षेत्र है पश्चिम में तो इसके कोसी नदी है, पूरब में बौर नदी है, जबकि इसके बीचों बीच से दाबका नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, दाबका नदी इसके मध्य से होकर गुजरती है। तो तीनों नदियों का भी जुड़ाव किससे है, हमारे पवलगढ़ संरक्षित क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अब बात आती है कि भाई यहां पर किसको संरक्षित किया जा रहा है। तो स्पेशली ज्यादा कुछ इसमें नहीं जानना है, बस याद रखना है कि पक्षियां, तितलियां और वनस्पतियों को यहां पर मुख्य रूप से संरक्षित किया जा रहा है। तितलियों को भी किया जा रहा है, पक्षियों को भी किया जा रहा है और वनस्पतियों को भी, अनेक प्रकार की वनस्पतियों को पवलगढ़ संरक्षित क्षेत्र में संरक्षित किया जा रहा है। तो इतनी बातें थी हमारे यानी कि उत्तराखंड में जो तीसरा संरक्षित क्षेत्र जो 2012 में बना, पवलगढ़ संरक्षित क्षेत्र नैनीताल जनपद में है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये लगभग 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और साथ ही साथ हमने कुछ इसमें जाने कि किस मार्ग पर है, रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर है। साथ ही साथ कोसी नदी पश्चिम में है, पूरब में बौर नदी, मध्य से दाबका नदी गुजरती है। तो ये बातें रही हमारी पवलगढ़ के बारे में। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला जो सबसे नया है, यानी कि नैना देवी हिमालयन बर्ड। यहां पर भी बर्ड है तो जाहिर सी बात है स्पेशली बर्ड को संरक्षित किया जा रहा है। तो नैना देवी हिमालयन बर्ड रिजर्व क्षेत्र ये चौथा है, सबसे नया है और उत्तराखंड में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। पहली बात स्थापना पूछेगा तो 2015 याद रखनी है। पूछेगा कहां पर है तो नैनीताल जनपद में है ये भी। अगला पूछेगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इसका याद रखना है क्योंकि सबसे बड़ा है, सबसे छोटे का सबसे बड़े का क्षेत्रफल आपको याद रखना है। ये कितना है 111.0
91 वर्ग किलोमीटर। अगर आप देख रहे होंगे तो लगभग 112 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है हमारा नैना देवी संरक्षित क्षेत्र। इसके अलावा उत्तराखंड का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है दोस्तों। अभी तक देख लीजिए मात्र 3 थे, तो ये जो नैना देवी हिमालयन वर्ल्ड रिजर्व क्षेत्र है, यहां पर एक प्रश्न ऐसा बन सकता है कि लगातार किसके प्रयासों से इसको संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। तो दोस्तों उस समय वहां पर एक डीएफओ जी थे, ये मैंने लिखा है कि डीएफओ धर्म सिंह राणा की लगातार की गई पहल के बाद इसको संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। तो इन शख्स को भी याद रखना है, कभी प्रश्न में पूछ लिया जाए तो डीएफओ थे यानी कि धर्म सिंह राणा जी, इन्हीं के प्रयासों से जो है इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। तो आइए चलिए जानते हैं अब इसके बारे में कि यहाँ पर क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। पहला मैंने यहाँ पर लिखे हैं कुछ स्थल, देखो यह किलबरी, पंगोट और विनायक, ये 3 क्षेत्र याद रखने हैं, नैनीताल जनपद में है और मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। कौन कौन से हैं? किलबरी, पंगोट और विनायक क्षेत्रों में पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ये तीनों के तीनों क्षेत्र पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और इसीलिए इसे पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आ जाएगा कि निम्न में से किन स्थलों को पक्षी प्रेमियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है? तो नैनीताल जनपद में बहुत प्रकार की प्रजातियां हैं यहाँ पर पक्षियों की। कहां पर? ये किलबरी, पंगोट और विनायक। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो तीनों मैंने क्षेत्र गिनाए हैं, किलबरी, पंगोट, विनायक, इन क्षेत्रों के बारे में बहुत पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी अपनी बात रख चुके थे और उन्होंने तब कहा था कि इन तीनों क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाने चाहिए। यानी कि यहाँ पर बहुत प्रकार की पक्षियां हैं, इनका संरक्षण किया जाना चाहिए। तो याद रखना कि किसे, इन तीनों क्षेत्रों को किसने कहा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। मैंने यहाँ पर लिखा है कि इन क्षेत्रों को सर्वप्रथम जिम कॉर्बेट ने संरक्षित करने की मांग भी उठाई थी। किन क्षेत्रों की? किलबरी, पंगोट, विनायक, ये तीनों के तीनों क्षेत्र नैना देवी हिमालयन वर्ल्ड रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों आते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है कि इस जो नैना देवी हिमालयन वर्ल्ड रिजर्व क्षेत्र है भाई, यहां से कौन सी नदियां गुजरती हैं? तो आपको याद रखना है जो हमारी पश्चिमी रामगंगा है, पश्चिमी रामगंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो इस नैनीताल वाले क्षेत्र से आकर उसमें मिलती है। तो पश्चिमी रामगंगा की अनेक सहायक नदियां, यानी कि इस क्षेत्र से पश्चिमी रामगंगा की अनेक सहायक नदियां भी प्रभावित होती हैं। इसके अलावा आप याद रखेंगे, देखो किलबरी नाम से ही किलबरी जलाशय का भी विकास इसी क्षेत्र में किया जा रहा है। यहां पर एक किलबरी जलाशय का विकास किया जा रहा है, एक प्रोजेक्ट है ये वाला, तो इसे भी आप याद रखेंगे कि किलबरी जलाशय का विकास निम्न में से किस संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत किया जा रहा है? तो ये दोस्तों हमारे नैना देवी हिमालयन वर्ल्ड क्षेत्र के अंतर्गत किया जा रहा है। इसके अलावा यह देश का एकमात्र स्थान है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे आप ध्यान से देखेंगे कि यह देश का एकमात्र स्थान है जहां पर संकटग्रस्त चीड़ फिजेट, ये याद रखना है, जहां पर संकटग्रस्त चीड़ फिजेट प्राकृतिक रूप से प्रजनन कर बच्चों को जन्म देते हैं। ये जो दोस्तों मैंने शब्द लिखा है चीड़ फिजेट, ये एक प्रकार की पक्षी है और ये जो पक्षी है ये प्राकृतिक रूप से, नेचुरली रूप से जो है प्रजनन कर बच्चों को जन्म देती है। तो ये एकमात्र है यहाँ पर स्थल पूरे देश का जो इस प्रकार से ये प्राकृतिक रूप से प्रजनन करती है। बाकी इसके अलावा ये आपको इस तरह के नेपाल आदि क्षेत्रों में भी ये चीजें देखने को मिलती है, बाकी देश में पहली बार। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर बात की जाए कि किनको स्पेशली संरक्षित किया जा रहा है, तो बर्ड नाम से है, तो याद रखेंगे यहाँ पर गिद्ध, रेड हेडेड वल्चर यानी कि जिनको लाल सर वाला गिद्ध कहते हैं, साथ ही साथ चियर पिजेंट को संरक्षित किया जा रहा है, ये कालजी तितर को भी संरक्षित किया जा रहा है, दाढ़ी वाले गिद्ध को संरक्षित किया जा रहा है, ब्लैक थ्रोटेड टिट को संरक्षित किया जा रहा है और हिमालयन ग्रिफोन को यहाँ पर संरक्षित किया जा रहा है। ये कुछ बर्ड है जिनको आपको स्पेशली याद भी रखना चाहिए, क्योंकि पेपर में अगर कभी पूछे, वैसे पूछा नहीं आज तक लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है, परंतु ये जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे इनको आपको स्पेशली नैना देवी हिमालयन बर्ड रिजर्व क्षेत्र में याद करना है। तो ये थे दोस्तों हमारे उत्तराखंड में जो हमारे पास जैव संरक्षित क्षेत्र है, 4 जैव संरक्षित क्षेत्र, इन पर हमने एक एक करके चर्चा की। कौन कौन से थे 4? एक बार आप मेरे साथ भी इसे दोहराइए। उत्तराखंड का जो सबसे पहला जैव संरक्षित क्षेत्र है ये था हमारा आसन बर्ड संरक्षित क्षेत्र, 2005 में स्थापित हुआ और सबसे छोटा जैव संरक्षित क्षेत्र है देहरादून जनपद में। दूसरा कौन सा पड़ा? तो दूसरा था हमारा झिलमिल संरक्षित क्षेत्र। झिलमिल संरक्षित क्षेत्र दोस्तों नैनीताल जनपद में है और इसको भी 2005 में ही स्थापित किया गया था।
तीसरे स्थान पर हमने पढ़ा पवलगढ़ संरक्षित क्षेत्र, 2012 में इसको स्थापित किया गया था और ये दोस्तों नैनीताल जनपद में स्थित है। चौथा जो सबसे नया है ये हमारा नैना देवी बर्ड रिजर्व क्षेत्र है, इसे हमने 2015 में स्थापित किया और नैनीताल में स्थित है। साथ ही साथ उत्तराखंड का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, 100 पार है इसका, बाकी सारे 100 से नीचे हैं। इसका जो क्षेत्रफल है इसे आपको याद रखना है, यानी कि 111.91 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। तो ये रही दोस्तों हमारी संरक्षित क्षेत्रों पर बात। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे और अच्छे से इन फैक्टों को आपने नोट भी कर लिया होगा, है ना। जो समझदार है वो नोट भी करते रह रहे होंगे। इसके बाद अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्तराखंड में जैव आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र। तो चलिए इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले तो जैव आरक्षित क्षेत्र होते क्या है और उत्तराखंड में कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, और फिर उस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या खासियत है उस जैव आरक्षित क्षेत्र की। तो पहली बात आती है कि जैव आरक्षित क्षेत्र होते क्या है। मैंने यहां पर परिभाषा भी लिखी है, अगर आप यहां पर देखें तो मैंने लिखा है कि इसके अंतर्गत संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को, जैसे वैसे तो संपूर्ण जो पूरी की पूरी पारिस्थितिकी तंत्र है उसको पूरे की पूरे को संरक्षित किया जाता है। अब जैसे किन किन को संरक्षित करेंगे तो आप देखिए, जीव जंतुओं को संरक्षित किया जाएगा, वनस्पति को संरक्षित किया जाएगा, सूक्ष्म जीवों को संरक्षित किया जाएगा, उन सभी जीव जंतुओं के जो आवास है उनको संरक्षित किया जाएगा, जल को संरक्षित किया जाएगा, यानी कि जो पूरी की पूरी पारिस्थितिकी है जो एक दूसरे पर निर्भर है। समझ गए आप। अब वनस्पतियां हैं, वनस्पतियों के लिए क्या क्या चीजें हैं उन सबको संरक्षित किया जाएगा, जीव है तो उनके आवासों को संरक्षित किया जाएगा, उनके लिए जो जल है उनको संरक्षित किया जाएगा, पत्थर मिट्टी इन सब चीजों को जो जो आवश्यक है उस सबको संरक्षित, तो वो कहलाते हैं हमारे जैव आरक्षित क्षेत्र। और ये बहुत बड़ी संकल्पना है इन चीजों से आगे जाकर। नेशनल पार्क से भी, वन्यजीव अभ्यारण्यों से भी पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं, इनसे भी, तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो उत्तराखंड में एकमात्र जैव आरक्षित क्षेत्र है और ये दोस्तों हमारा कौन सा है, नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र है। तो आपको याद रखना है 4 संरक्षित क्षेत्र है। अगर पिछली वीडियो आपने देखी है तो उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में 7 वन्यजीव अभ्यारण्य है, उत्तराखंड में आज हमने 4 संरक्षित क्षेत्र पढ़ लिए हैं। और अब बात आ रही है जैव आरक्षित क्षेत्र। तो उत्तराखंड में एक जैव आरक्षित क्षेत्र है और इसे जाना जाता है नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में। और अगर आप लोग शुरू से मेरी इन वीडियो को देख रहे हैं तो हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तराखंड में जैव विविधता, और जैव विविधता को हम कैसे बचा रहे हैं तो उसके लिए ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। समझ गए आप। तो आइए जानते हैं उत्तराखंड में जैव आरक्षित क्षेत्र यानी कि नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र को। सबसे पहले इसमें भी चर्चा होगी कि कब इसे स्थापित किया गया और कहां कहां पर इसका विस्तार है और कुल कितना इसका क्षेत्रफल है। अगर दोस्तों प्रश्न बने कि उत्तराखंड में नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र को कब स्थापित किया गया तो आप तिथि याद रखेंगे 1988। 1988 को उत्तराखंड का एकमात्र जैव आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र को स्थापित किया गया। कहां पर, तो 3 जनपदों में फैला हुआ। भाई इतना बड़ा है। कहां पर है, चमोली में है, पिथौरागढ़ में है और बागेश्वर में है। तो चमोली में भी है, पिथौरागढ़ में भी है, बागेश्वर में भी है, तीनों जनपदों में फैला हुआ है हमारा नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र। भाई फैलना ही है क्योंकि इसका क्षेत्रफल देख लीजिए, इसका क्षेत्रफल है 5868.69 वर्ग किलोमीटर। अब इतने बड़े क्षेत्रफल में फैला है तो ये तीनों के तीनों जनपदों में फैला हुआ है। आइए इससे संबंधित कुछ बातें जानते हैं। देखिए हमारा जो ये नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र है ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसको दोस्तों मुख्य रूप से 2 जोन में बांटा गया। एक बफर जोन है, यहां पर देखिए बफर जोन, और दूसरा है कोर जोन। कोर जोन जो बिल्कुल इसके सेंटर वाला है, जहां पर ज्यादातर इस प्रकार की गतिविधियां नहीं हो पाती है, बाह्य हस्तक्षेप यहां पर ज्यादा नहीं होता है। इसके बाद जो दूसरा वाला है वो बफर जोन में बांटा गया है। और बफर जोन और कोर जोन वर्तमान में दोस्तों जो हमारी सरकार है बफर जोन और कोर जोन के बीच में अब पर्यटकों के लिए यहां पर महत्वपूर्ण पर्यटक भी स्थापित कर रही है। आपसे एक प्रश्न इसी से पूछा जा सकता है नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र से कि इसके बफर जोन में मुख्य रूप से पर्यटक के रूप में किसको बनाया जा रहा है और साथ ही साथ कौन से नेशनल पार्क इसके अंतर्गत स्पेशली आते हैं। तो आपको याद रखना है कि इसके अंतर्गत नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क पर्यटक के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है और ये इसके अंतर्गत आती है बफर जोन के अंतर्गत।
इसके साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट ये जो हमारा पूरा की पूरा नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र है, इसको दोस्तों इसका जो बफर जोन है और इसका जो ये वाला कोर जोन है, इसको दो भागों में बाउंड्री बनाते हुए एक नदी विभाजित करती है और इस नदी का नाम है ऋषिगंगा नदी। तो ये भी आप याद रखेंगे, ऋषिगंगा का संबंध भी हमारे किससे है, इस वाले पार्ट से। साथ ही साथ आपको याद रखना है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इसे यानी कि जो नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र है जो 1988 में स्थापित हुआ है, इसको हमारे यूनेस्को के द्वारा कब यानी कि 2004-5 में, दोनों तिथियां हैं तो याद रखना है, 2004-5 में इसे यूनेस्को के वैश्विक बायोस्फीयर नेटवर्क में भी शामिल किया है। एक तो नंदा देवी नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क 1982 वाला, उसे भी यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया है, लेकिन वो कब है, 1988 में, और ये 1988 में बन रहा है। लेकिन इसको कब शामिल कर रहे हैं वैश्विक बायोस्फीयर नेटवर्क में, तो आपको याद रखना है 2004-5 में नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र को हमारे यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है। तो ये दोस्तों हमारी चर्चा रही उत्तराखंड में एकमात्र जैव आरक्षित क्षेत्र यानी कि नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र के बारे में। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से इसे समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इस श्रेणी में आगे बढ़ना है कि उत्तराखंड में उच्च स्थलीय प्राणी शोध संस्थान भी है, और कितने हैं, एक है ये भी मात्र, उच्च स्थलीय प्राणी शोध संस्थान। यहाँ पर भी दोस्तों हमारे जो ये जीव जंतु है इनके ऊपर शोध कार्य भी चलता है और साथ साथ ही इनकी जो देखरेख है या इनके जो चिकित्सा सुविधाएं आदि हैं वो भी इस स्थान पर देखी जाती है। तो जानते हैं कि उत्तराखंड में उच्च स्थलीय प्राणी शोध संस्थान जो एकमात्र है वो कौन सा है और किस नाम से है। तो दोस्तों पंडित गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान नाम से उत्तराखंड में एकमात्र उच्च स्थलीय प्राणी शोध संस्थान है। तो आइए चलिए इसके बारे में भी जानते हैं कि आखिर में कब इसको स्थापित किया गया, किस जनपद में है, कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है और क्या क्या इसकी खासियत है। तो चलिए जानते हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान के बारे में। पहली बात, स्थापना। इसके स्थापना से थोड़ी सी आपको अच्छे से देखना है क्योंकि इसका एक अपना इतिहास है बनने के पीछे भी। कब इसका निर्माण हुआ, कब इसे पहली बार हमारे जो आम जन है उनके सामने खोला, उनके लिए खोला गया कि आप लोग आइए, और इसके इसी चीज को हमने जानना है कि इसके नाम के पीछे भी कि कब इसका नाम क्या था, कब इसके नाम को चेंज किया गया है। पहली बात आती है कि इसका निर्माण कब किया गया, यानी कि गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान का निर्माण कब हुआ। तो दोस्तों आप याद रखेंगे 1984 में इसको निर्मित किया गया। अब दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि जनता के लिए यानी कि जनमानसों के लिए कब इसे खोला गया, तो 1 जून 1995 को आम जन के लिए इसे खोला गया। मोस्ट इंपोर्टेंट स्थापना से जुड़ी हुई बात है, और बात किस पर चल रही है, उच्च स्थलीय प्राणी शोध संस्थान जो एकमात्र है और गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी के नाम से जाना जाता है। ये 1984 में निर्मित हुआ और 1 जून 1995 को आम जन के लिए इसको दोस्तों खोला गया। अब दूसरा देखिए 1995 में, अब इसका नाम के पीछे जाते हैं थोड़ा सा, इसका नाम पहले क्या था। जब इसे 1995 में बनाया गया तो दोस्तों इसका नाम उस समय नैनीताल प्राणी उद्यान के नाम से रखा गया था। 1995 में इसका नाम नैनीताल प्राणी उद्यान था। अब देखिए 2000 में इसका नाम क्या कर दिया गया, 2000 में इसका नाम रखा गया हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर। और उस दौरान क्या रखा गया था नाम, तो उस दौरान रखा था कि भारत रत्न पंडित जीवी पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान कर दिया गया था। क्या नाम था 2000 में, भारत रत्न पंडित जीवी पंत। और दोस्तों 2017 के बाद अब किसी भी नाम के आगे इस तरह के जो टाइटल है ये लगाना वर्जित है। तो आपको याद रखना है कि 2017 में अब इसके आगे का जो ये उपाधि है यानी कि भारत रत्न, इसको हटा दी गई। अब वर्तमान में इसका जो नाम है जिसे हम पढ़ते हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय उद्यान, अब इसका नाम कर दिया गया है। तो थोड़ा इतिहास के पीछे भी जानना चाहिए कि क्या क्या नाम था। 95 में नैनीताल प्राणी उद्यान था, 2000 में इसके आगे भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर कर दिया गया, और फिर 17 में आगे से भारत रत्न शब्द हटा दिया गया और पंडित गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय उद्यान इसका नाम रख दिया गया है। अब दूसरी बात आती है कि भाई ये किस जनपद में है, तो दोस्तों आपको याद रखना है ये हमारे नैनीताल जनपद में फैला हुआ है। साथ ही साथ आपसे पूछ सकता है कि कुल कितने
क्षेत्रफल में है तो आपको याद रखना है कि मात्र 4.59 हेक्टेयर में हमारा एकमात्र जो उच्च स्तरीय प्राणी शोध संस्थान है वो फैला हुआ है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर मैंने लिखा है, एक तो ये भी याद रखना है कि भाई समुद्र तल से भी पूछ लेता है कि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, तो 2100 मीटर की ऊंचाई पर है। और साथ ही साथ मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, आपसे पूछ लेगा क्या, आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड में जो एकमात्र उच्च स्तरीय प्राणी शोध संस्थान है यानी कि गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी शोध संस्थान, ये किस पहाड़ी पर है? नैनीताल में। नैनीताल तो पता चल गया है, लेकिन किस पहाड़ी पर है? तो आपको याद रखना है ये शेर का डांडा नामक पहाड़ी पर है। ये वही शेर का डांडा पहाड़ी है जिसमें 1980 का भयानक भूस्खलन आया था और इसी भूस्खलन में इसी शेर का डांडे की पहाड़ी के नीचे नैनीताल भी ध्वस्त हो गया था। साथ ही साथ वहां पर बहुत सारी चीजें ध्वस्त हुई थी, ये पिछली वीडियो में अगर आपने पढ़ा होगा। इसके बाद अब आती है बात कि यहां पर आकर्षण क्या है, आकर्षक क्या है इसमें। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कि यहां का आकर्षक पक्षी फिजेंट है। फिजेंट एक पक्षी है और इस पक्षी एक प्रजाति है पक्षी की और इसके अंतर्गत बहुत सारी पक्षियां आती हैं दोस्तों। तो अगर हम यहाँ की बात करें ये वाले अपने उच्च स्तरीय प्राणी शोध संस्थान की, तो आकर्षक ये वाली प्रजाति की पक्षी है और यहाँ पर 12 प्रजातियां इसकी देखने को मिलती हैं। ये अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगी, कुछ जैसे मोनाल होते हैं, कुछ उस प्रकार के हैं, कुछ शतुरमुर्ग कुछ तीतर की तरह, तो बहुत सारी प्रकार की ये फिजेंट प्रकार की प्रजाति की पक्षियां यहाँ का आकर्षक है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि सितंबर 2015 में यहाँ अब देख लीजिए फिजेंट प्रजनन का कार्य भी चल रहा है। कब से चल रहा है? सितंबर 2005 से। कहां पर चल रहा है? हमारे इस उच्च स्तरीय प्राणी शोध संस्थान। तो ये था दोस्तों हमारी इस समय चर्चा हुई उत्तराखंड में एकमात्र उच्च स्तरीय प्राणी शोध संस्थान पर, जिसका नाम है वर्तमान में पंडित गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान। इसके बारे में हमने यहाँ पर विस्तार से चर्चा की। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा इंतजार कर रहा है जो वर्तमान में बहुत ज्यादा सुर्खियों में है और इसे तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए, यानी कि आसन रामसर श्रेणी में शामिल हो गया है। उत्तराखंड का एकमात्र स्थल जिसे रामसर श्रेणी में शामिल होने का गौरव प्राप्त हो गया है। भारत में अभी तक दोस्तों, अब भारत में तो अब ये लगभग 41 के आसपास हो चुके हैं, लेकिन भारत का ये 38वें नंबर का था और उत्तराखंड का एकमात्र है। अभी तक कोई भी रामसर श्रेणी में यहाँ का स्थल शामिल नहीं हुआ है, तो इसको शामिल किया गया। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पहली बात कि रामसर, ये जो आसन बैराज, जो आसन वाला क्षेत्र है, इसे रामसर साइड में कब शामिल किया गया? तो आप तिथि याद रखेंगे 21 जुलाई 2020। इसे आप अभी से क्लिक कर दीजिए। 21 जुलाई 2020 को आसन को रामसर श्रेणी में शामिल किया गया है। साथ ही साथ ये उत्तराखंड का पहला है, देश का 38वें नंबर का है, जबकि अगर विश्व का पूछ ले, क्योंकि उत्तराखंड का भरोसा कुछ नहीं है, तो आप याद रखेंगे 2437वां ये पूरे विश्व का भी रामसर श्रेणी का स्थल बन गया है। इसके अलावा यहां पर आपसे पूछेगा कि लगभग कितनी प्रकार की प्रजातियां हैं, भाई क्यों इसे शामिल किया? तो आपको याद रखना है कि यहां पर 330 प्रकार की पक्षियों की प्रजाति पाई जाती हैं और उनको यहां पर विशेष रूप से संरक्षित भी किया जा रहा है। साथ ही साथ जो दोस्तों हमारा ये आसन रामसर जो श्रेणी वाला है, ये 444 हेक्टेयर में फैला हुआ क्षेत्र भी है। इसके अलावा एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखनी है कि ये जो रामसर श्रेणी है या जो रामसर साइड में शामिल किए जाते हैं, तो आखिर में ये क्या है और क्यों शामिल किए जाते हैं? तो यहां पर मैंने लिखा है कि रामसर आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए एक समझौता है। आपको याद रखना है कि जहां पर भी जो ये आर्द्रभूमि होती है, वेटलैंड वाले एरिया होते हैं इस प्रकार के, तो इसके लिए एक समझौता किया गया था और ये समझौता दोस्तों ईरान में हुआ था। और समझौता कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को ईरान देश में ये समझौता हुआ और इस समझौते के तहत ये निर्णय लिया गया कि पूरी दुनिया में जितने भी इस तरह की भूमि है, आर्द्र भूमि या ये वेटलैंड है इस प्रकार के, इन्हें संरक्षित करने का ये काम करते हैं। तो ऐसे में भारत में लगभग 41 के आसपास हो गए हैं और उत्तराखंड में ये पहला रामसर साइड में जुड़ गया है। इसके साथ साथ एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि यह मध्य एशियाई फ्लाईवे में स्थित है। अगर कभी पूछेगा, चाहे आसन रामसर श्रेणी से पूछे या आसन बैराज या आसन बर्ड से पूछे, तो ये दोस्तों मध्य एशियाई फ्लाईवे में शामिल है। मध्य एशियाई फ्लाईवे का मतलब है कि जो रशिया से सीधा एक हमारा वे गुजरता है, रास्ता गुजरता है फ्लाईवे हवा वाला,
ये इसके अंतर्गत आता है, क्योंकि साइबेरियन वाले क्षेत्र से, मध्य एशिया वाले क्षेत्र से जितने भी ये पक्षी आते हैं ये इसी वाले मध्य एशिया फ्लाईवे, एशियन फ्लाईवे से सीधे उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं। तो पूछ लेगा कि इस फ्लाईवे के अंतर्गत है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये दोस्तों चर्चा हुई हमारी अभी इस समय उत्तराखंड रामसर, जो आसन रामसर श्रेणी में शामिल है, इस पर। आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने लिखा है कि हिम तेंदुआ संरक्षण क्षेत्र, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, देश का भी पहला है और उत्तराखंड का भी पहला है। तो इस पर भी जानते हैं कि आखिर में ये जो हिम तेंदुआ संरक्षण क्षेत्र यानी कि स्नो लेपर्ड जो है, इसे कहां पर बनाया जा रहा है और क्या इसकी विशेषताएं। देखो, पहली बात याद रखनी है कि हिम तेंदुआ संरक्षण क्षेत्र कहां पर बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये उत्तरकाशी जिले में बनाया जा रहा है, और उत्तरकाशी जिले में एक घाटी है, आपने नाम सुना होगा, भैरव घाटी। और भैरव घाटी में भी एक जगह है लंका, याद रखना है लंका, उस लंका वाले जगह पर ये संरक्षण क्षेत्र बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारा जो गोविंद नेशनल पार्क है उत्तरकाशी जनपद में, एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसके मुख पर ये जगह है और वहीं पर इसे बनाया जा रहा है। साथ ही साथ यहां पर मैंने कुछ लिखा है कि भाई जो ये हिम तेंदुआ संरक्षण क्षेत्र है ये किसके सहयोग से बन रहा है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, नीदरलैंड के सहयोग से ये बन रहा है, और इस प्रोजेक्ट के लिए, इस संरक्षण केंद्र के लिए जो कुल राशि है ये 5.5 करोड़ रुपया रखी गई है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि जो ये हिम तेंदुआ है इनके लिए पहले से भी यहाँ पर योजना चल रही है, और योजना कब से चल रही है और किस नाम से चल रही है। तो 2017 से सिक्योर हिमालय योजना हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए चलाई जा रही है। प्रश्न आ जाएगा कि सिक्योर हिमालय योजना उत्तराखंड में किसके लिए चलाई जा रही है। तो हमारे हिम तेंदुआ के लिए या जो ये स्नो लेपर्ड है उनके लिए चलाई जा रही है। अगला एक चीज आपको ये भी याद रखना है कि जो ये हिम तेंदुआ है, आप जानते हैं कि इसको IUCN ने किस उसमें रखा है, दुर्लभ प्रजाति में रखा है। तो दुर्लभ प्रजाति में होने के कारण इनका नाम रखा गया है दोस्तों, इन्हें कहा जाता है घोस्ट ऑफ माउंटेन के नाम से। तो घोस्ट ऑफ माउंटेन के नाम से हिम तेंदुआ को ही जाना जाता है। तो ये भी कभी प्रश्न बन जाएगा, तो याद रखना चाहिए कि घोस्ट ऑफ माउंटेन किसे कहते हैं, हिम तेंदुआ का बिल्कुल दुर्लभ प्रजाति की श्रेणी में रखा गया। तो ये था हमारा हिम तेंदुआ संरक्षण के बारे में। साथ ही साथ एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको ये भी याद रखनी है कि उत्तराखंड में या उत्तराखंड का जो पहला जैव विविधता पार्क ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है ये हल्द्वानी में स्थापित किया जा चुका है। कब स्थापित किया जा चुका है, तो 5 जून 2020 को आप याद रखेंगे। और ये उत्तराखंड का जो पहला जैव विविधता पार्क है ये दोस्तों 18 एकड़ में फैला हुआ है। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि उत्तराखंड का एकमात्र जो पहला जैव विविधता पार्क है ये कहां पर स्थापित किया गया है, हल्द्वानी में स्थापित किया गया है। कितने एकड़ में फैला हुआ है, 18 एकड़ में फैला हुआ है। कब स्थापित किया गया है, तो 5 जून 2020 को दोस्तों स्थापित किया गया है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो में, यानी कि उत्तराखंड के जैव विविधता पार्ट 4 में आज मैंने आपको ये कंप्लीट करवाए। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के माध्यम से जो आज हमने देखा, उत्तराखंड के 4 संरक्षित क्षेत्रों पर चर्चा की गई। इसके साथ साथ हमने चर्चा की यहाँ पर जैव आरक्षित क्षेत्र पर की। हमने देखा कि उत्तराखंड में एकमात्र जैव आरक्षित क्षेत्र है, यानी कि नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र, इस पर चर्चा की हमने। इसके बाद चर्चा की उत्तराखंड में उच्च स्थलीय प्राणी शोध संस्थान पर। उत्तराखंड में एकमात्र उच्च स्थलीय प्राणी शोध संस्थान है और उसके नाम पर भी चर्चा की, यानी कि गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, इस पर चर्चा हुई। और साथ ही साथ अभी आसन रामसर क्षेत्र में भी, रामसर साइट पर भी चर्चा की गई, और हिम तेंदुआ आसन संरक्षण पर भी चर्चा की गई। और अंत में मैंने जो आपको समझाया कि उत्तराखंड में जैव विविधता पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तो ये इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको विस्तार से समझाने का प्रयास किया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, मैं लगातार आपको बोलता हूं, लेकिन आप लोग दोस्तों ना तो लाइक करते हैं और ना ही आपका जो है चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो अगर हमारा ये प्रयास आपको दोस्तों अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये जो वीडियो है मेरी, इसको लाइक भी कीजिए, साथ ही साथ इसको शेयर भी कीजिए, ताकि उत्तराखंड में जो भी अन्य छात्र हैं वो भी हमारी इन वीडियो का लाभ ले सकें। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलता हूँ आपको एक अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के साथ उत्तराखंड विषय से संबंधित। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।